सर्वप्रथम आवाज आ रही है मेरी? बीच में डिस्टर्ब न करिए, जो पूछना होगा बाद में पूछ लीजिए। बीच में भी पूछ लोगे मुझे कोई प्रश्न नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपका खून हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। सवाल जवाब भी आप मेरे से ही करेंगे। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित खासतौर से मेरी मातृशक्ति जो काफ़ी समय से हमें सुनने के लिए यहाँ पर बैठी हैं, मैं अपनी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लगातार काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बैठी हैं। और मेरी मातृशक्ति इतनी भारी संख्या में यहाँ पर बैठी है तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि किसी भी संगठन को या किसी भी दल को चलाने के लिए कहीं ना कहीं अहम भूमिका अगर उसमें महिलाओं की रखी जाए तो वो संगठन कभी पिछड़ नहीं सकता। और आज हमारी माताओं का हमें बहुत ज़्यादा पूरे प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का बड़प्पन है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ की टीम का, हमारे छोटे भाई इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष मांगेराम जी, छोटे भाई जितेंद्र जी, साहुल खान जी, भरत जी, राजेश जी, मांगेराम जी, पुष्पेंद्र जी और जिन साथियों ने इस मीटिंग का आयोजन कराया। अगर मैं सभी साथियों के नाम ना ले पाऊँ क्योंकि मुझे अपनी बात भी आप लोगों के बीच में रखनी है। सचिव भाई, शिव कुमार भाई, हरपाल भाई, कुलदीप, विनोद, डॉक्टर मदन जी, आप सभी साथियों का आदर सम्मान करते हुए मैं आप लोगों के बीच में कुछ कहने के लिए आया। ये प्रथम मीटिंग भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ साथ में प्रथम मीटिंग आज आजाद समाज पार्टी की मीटिंग हो रही है। इससे पहले मैं किसी गांव में पूरी तरह से, क्योंकि मैं जो चेहरा एक बार देख लेता हूँ उसे भूलता नहीं, माँ सामने बैठी है, मैं किसी गांव में माँ से मिला हूँ एक सत्संग में और इन्होंने वहाँ एक भजन गाया था, वो आज भी मेरे याद है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पहचानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आज वर्तमान में जो लोग सरकारों में बैठे हैं, आखिर हम सरकार के ही बारे में आप लोगों को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारे अपने लोग निठल्ले हो चुके हैं, हमारे अपने लोगों ने उस व्यवस्था को कबूल कर लिया है, उस व्यवस्था के हमारे लोग गुलाम हो चले हैं जिस व्यवस्था को माननीय कांशीराम साहब ने ठुकराया था, जिस व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने 1956 में ठुकराया। इस देश के अंदर दो विचारधाराएं हैं, देश के अंदर दो विचारधाराएं हैं, एक ब्राह्मणवादी विचारधारा यानी कि मनुवादी विचारधारा और दूसरी अम्बेडकरवादी विचारधारा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप मनुवादी विचारधारा को एक्सेप्ट करना चाहेंगे या अम्बेडकरवादी विचारधारा को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। आपको अपनाएंगे जिसने तुम्हें हजारों वर्षों से गुलाम बनाकर रखा, उस मनुवाद को अपनाएंगे, या जिस अम्बेडकरवाद ने तुम्हारे पैरों में पड़ी गुलामियत की जंजीरों को तोड़ने का काम किया, उस अम्बेडकरवाद को अपनाएंगे या मनुवाद को अपनाएंगे? बताइए। तो आज के समय में जो नेता हमारे समाज की रहनुमाई करते हैं, आज के समय में जो पार्टियां इस समाज की रहनुमाई करती है, वो कहीं ना कहीं देश के अंदर पूरी तरह से मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पूरी तरह से मनुवादी व्यवस्था में लिप्त हो चले हैं और माननीय कांशीराम साहब के सपने को, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को पूरी तरह से देश के अंदर ध्वस्त कर दिया गया है। आप लोग भी देख रहे हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं, आज वो पूरे प्रदेश के अंदर, खासतौर से उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने शुरू किया है और पूरे देश में इसका आगाज होगा कि कहीं न कहीं देश में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आज से अगर मैं 5000 वर्ष पूर्व की बात करूं, आज से 1000 साल पहले की बात करूं, तो देश के अंदर वही मनुवादी व्यवस्था लागू थी जिसे आज आप लोग एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, जिसे आज समाज के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। उसी व्यवस्था ने इस समाज को गुलाम बनाकर रखा, उसी व्यवस्था ने इस समाज को बांट कर रखा। आज ये समाज अगर कहीं जातियों में बटा हुआ है तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसके जिम्मेदार, क्योंकि हमने इसे बढ़ावा दिया है तो कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार हैं और पूरी तरह से वो व्यवस्था इसकी जिम्मेदार है जिस व्यवस्था को आज हमारे नेताओं के द्वारा हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो हम ऐसे नेताओं को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जो देश के अंदर पूरी तरह से जिस विचारधारा पर भाजपा
काम कर रही है, जिस विचारधारा पर आरएसएस काम कर रही है, उसी विचारधारा पर जो लोग हमारी रहनुमाई करने के लिए आते हैं, जो पार्टी हमारी रहनुमाई करने की बीड़ा उठाती है, उसी विचारधारा पर वो पार्टियां चलने का काम कर रही है। तो ऐसी पार्टियों का एक्सेप्ट नहीं करते। इसी वजह से माननीय कांसीराम साहब के एजुकेशन को, माननीय कांसीराम की सोच को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय कांसीराम साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आज भाई चंद्रशेखर आजाद ने बीड़ा उठाया है। और पूरे देश के अंदर अगर सरकार का कोई सामना करता है, पूरे देश के अंदर अगर कोई अपोजिशन का कार्य करता है, विपक्ष का कार्य करता है, तो पूरे देश के अंदर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद करता है। आपको भी पता है, कहीं भी किसी पर भी शोषण अत्याचार का मामला हो, कहीं किसी भाई के साथ गलत हो जाता हो, कहीं किसी बहन माता के साथ में कोई अमान्य घटना घट जाती है, तो सबसे पहले भीम आर्मी का सिपाही और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद घर से बाहर निकल कर आता है। घंटे तैयार बैठे हैं, जो लोग आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो लोग आप पर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और सीना ठोककर सामने वाले का सामना करते हैं, तो आपको उन लोगों का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, देना चाहिए। क्योंकि देश के अंदर मैंने भी 5000 पूर्व पहले की बात करी, यानी कि 5000 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा था। हजारों वर्ष पहले इस देश के अंदर जब वर्ण व्यवस्था लागू थी, इस देश को 4 विभागों में बांटा गया। इस देश को 4 वर्णों में इस देश को विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र श्रेणी में जो लोग आते हैं, उन लोगों को पूरी तरह से जातीय व्यवस्था के आधार पर पूरी तरह से आपस में लड़ाया गया, आपस में बांटा गया। 6743 जातियों में आप लोगों को बांटा गया। तो जिस व्यवस्था ने आप लोगों को 5000 साल से भी ज्यादा देश के अंदर गुलाम बनाकर रखा, जिस व्यवस्था ने आप लोगों को प्रताड़ित किया, जिस व्यवस्था ने आप लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार किया, और आज उस व्यवस्था को हम अपने सिर पर बैठाना चाहते हैं, उस व्यवस्था के हाथ में हम अपनी बागडोर देना चाहते हैं। तो मुझे बताइए, दुश्मन आपकी रखवाली करेगा या आप पर अत्याचार करेगा? बताओ। अगर देश के अंदर खुला बोलता वीडियो चल रही, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी ये नहीं सोचेगा कि इस देश के अंदर इस दलित समाज का राज हो, इस देश के अंदर इस बहुजन समाज का राज हो। वो हमेशा यही चाहेगा कि ये समाज आज तक हमारी सेवा करता आया है और इस समाज को हमारी सेवा करने का अधिकार है। इनकी महिलाओं को जितना प्रताड़ित किया जाए उतना कम उनके आधार पर, आप लोगों को जितना प्रताड़ित किया जाए उतना कम आप लोगों को शिक्षा से पिछाड़ा जाए, आप लोगों को पूरी तरह से आपके अधिकारों से वंचित किया जाए। उनकी ये आइडियोलॉजी है, इस विचारधारा पर वो काम करते हैं। तो अगर हम अपनी बागडोर देश में बैठे ऐसे व्यक्ति को दे देंगे जो हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या आप लोगों को राजा बनाएंगे या गुलाम बनाएंगे? राजा बनाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से मुहिम चली है, खासतौर से मैं खुला बोल कर जाता हूँ, अगर कोई अध्यापक यहाँ भी खड़ा हो तो मेरा सामना कर सकता है, मेरे सवालों का जवाब दे सकता है, तो मेरा सामना करे, क्योंकि मैं खुला बोलने वाला व्यक्ति हूँ। आज वर्तमान में जिन पार्टियों को आज तक हमने वोट दिया, जो पार्टियां हमारी रहनुमाई करने का ठेकेदार बनी फिरती हैं, आज उन पार्टियों के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण सभाएं लगाई जा रही हैं। वो पार्टियां कहती है, खासतौर से हमारी पार्टियां, जिन पार्टियों को हमने आज तक अपनी पार्टी किया कि बहुजन समाज पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय कांसीराम साहब 2006 में गए और माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा को 2006 में बहन जी के द्वारा खत्म कर दिया गया। 2006 में खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये पार्टी बहुजन समाज के द्वारा बनाई गई। इस पार्टी को बहुजन समाज के द्वारा चलाया गया। इस पार्टी को बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए बनाया गया। लेकिन पूरी तरह से कब्जा किसका हो चुका है? पूरी तरह से कब्जा ब्राह्मणों का हो चुका है। तो फिर तो वही व्यवस्था भाजपा में है, वही व्यवस्था बीएसपी में है, वही व्यवस्था कांग्रेस में है, वही व्यवस्था अन्य पार्टी में है। बहुजन समाज का अस्तित्व कहाँ गया? बहुजन समाज की बात करने वाले, बहुजन समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग कहाँ गए? उन लोगों ने पूरी तरह से अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ में सौदा कर लिया है। वो बहुजन समाज की बात नहीं सोच रहे हैं। वो बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने की बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने आप को स्थापित करने की बात करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ
कि साथियों, इस समय अगर पूरे देश के अंदर आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पिछले 6 साल का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि पूरे देश के अंदर भीम आर्मी के लोगों ने आपको कहीं पर भी हताश नहीं किया होगा, आपको निराश नहीं किया होगा। कोई भी मामला रहा हो, सबसे पहले भीम आर्मी के लोग आपके बीच में पहुंचे। हम आपको आपके अधिकारों के बारे में जागरूक करना चाहते हैं। हमारी पार्टियों के लोग, मैं फिर कहता हूँ कि ये पार्टी तो मात्र 8 से 9 महीने पहले बनी पार्टी है, लेकिन जिन पार्टियों को हमने आज तक वोट दिया, उन पार्टियों ने कभी हमारे अधिकारों की बात नहीं की है। इस उत्तराखंड प्रदेश में लगभग 1,40,000 से ऊपर बच्चे छात्रवृत्ति से प्रभावित हैं और वो मामला पिछले 3 साल से चल रहा है। एक गरीब का बच्चा जिसमें माँ बाप 400-300 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और छात्रवृत्ति के आधार पर वो बच्चा पढ़कर आगे निकल रहा है, तो इन सरकारों ने सोचा कि कहीं न कहीं इन लोगों को नीचे गिराने के लिए इनके अधिकारों को खत्म करना चाहिए, भले वो अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से खत्म किए जाए। तो आप लोगों को पूरी तरह से देश के अंदर गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट के हैं, तो जरा कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक किए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड किया है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक किया है। छात्रवृत्ति कब आई थी कुछ पता है? 3 साल हो गए। 3 साल का आज तक वजीफा नहीं आया ना। कभी किसी नेता ने इस लड़ाई को लड़ा है? लेकिन हम जज्बे की चोट पर कहते हैं कि छात्रवृत्ति को लेकर कम से कम 50 आंदोलन हमने छात्रवृत्ति को लेकर किए हैं, और वो छात्रवृत्ति का आंदोलन जो देहरादून के अंदर हुआ था, जिसमें मुझे पुलिस के द्वारा डिटेन भी किया गया था। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मात्र 8 से 9 महीने पहले बनी पार्टी आप लोगों के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि लगातार 6 साल से भीम आर्मी के माध्यम से आप लोगों के बीच में संघर्ष जारी है। और कहीं न कहीं हमारे समाज के लोगों को लगा कि विकल्प होना चाहिए, तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने आज आपको विकल्प दिया है, क्योंकि जो आपके अधिकारों की बात करता है आपको उसके साथ लगना चाहिए। ये एसी वाले नेता तुम्हारी जो है किसी प्रकार से लड़ाई लड़ने वाले नहीं। जो आपकी लड़ाई को सड़क पर लड़ता है, जो आपकी लड़ाई को सड़क पर लड़कर आपके अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करता है, आप उसके साथ खड़े होना, क्योंकि एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, माननीय कांशीराम साहब के समय में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता तैयार किए जाते थे। तो अगर कोई जमीनी स्तर का कार्यकर्ता आपकी लड़ाई को लड़ता है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाता है, तो आप लोगों को विश्वास करके उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि मैं भी भीम आर्मी का एक छोटा सा नन्हा सा सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ प्रत्येक पदाधिकारी एक कार्यकर्ता की भांति कार्य करता है। अपने घर परिवार को छोड़कर अगर समाज पर किसी भी समय कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो अपने घर परिवार को छोड़कर सबसे पहले समाज के साथ ये कार्यकर्ता खड़ा होता है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को जानना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आप लोगों को अधिकार दिए। अब मैं कुछ बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो करूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इतना त्याग बलिदान समर्पण करने के बाद आप लोगों के लिए अधिकार सुरक्षित किए कहाँ? संविधान में। अधिकार सुरक्षित किए संविधान में। इस देश के अंदर सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, आप लोगों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, आप लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को बराबरी का अधिकार होना चाहिए। अगर हिंदू कोड बिल ना आता, बाबा साहब के द्वारा लिखित अगर हिंदू कोड बिल ना आता, तो आज महिलाओं को बराबरी का अधिकार ना मिलता। अगर बाबा साहब के द्वारा अधिकार ना दिए होते, तो आज मैं यहाँ खड़ा होकर ना बोल पाता, आप मुझे ना सुन पाते। ये अधिकार अगर किसी ने दिए हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अधिकार दिए हैं। इन अधिकारों के प्रति आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 2 साल से देश में पूर्णतः लॉकडाउन है। पिछले 2 साल से देश में पूर्णतः लॉकडाउन है। किसी अमीर का काम नहीं रुका है, किसी अमीर का काम नहीं रुका है। जो लोग सरकारों में मजबूत हैं,
जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े धन्नासेठ लोग हैं, उनके काम नहीं रुके हैं, उनके बिजनेस नहीं रुके हैं, उनकी कंपनियां बंद नहीं हुई हैं। अगर देश के अंदर लॉकडाउन की मार किसी पर पड़ी है तो गरीब जनता पर पड़ी है। गरीब व्यक्ति और सबसे ज्यादा गरीब जनसंख्या में पाए जाने वाले व्यक्ति किस समुदाय में है आपको भी पता होगा। हमारे लोग सबसे ज्यादा आर्थिक तंगी से मजबूर हैं। कहीं ना कहीं इनके सामने आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, इस आर्थिक समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा कर सकती है, क्योंकि जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक ये बढ़ेंगे नहीं। पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज का नेतृत्व भी कर सकता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने घर का जिम्मेदारी भी उठा सकता है और अपने परिवार की भी जिम्मेदारी उठा सकता है और समाज की भी जिम्मेदारी उठा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने पूरे देश की जिम्मेदारी उठाई। आज आपके बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा से पिछाड़ दिया गया। आप बोलोगे क्यों, कैसे? मुझे एक बात बताएं, मेरी सिंपल सी साधारण सा सवाल है आप लोगों से। आप लोग कितने लोग यहाँ पर, जितने भी लोग खड़े हैं, आप में से सरकारी नौकरी वाले कितने हैं? कोई नहीं है। एक नहीं है ना? आप में से करोड़पति बिजनेसमैन कौन है? 10%। एक नहीं है ना? आप में से ऐसे कितने हैं जिसके घर में 80,000 रुपए का लैपटॉप होगा? आप में से ऐसे कितने हैं जिनके बच्चों पे, बड़ों में नहीं बच्चों पे, जिन्होंने स्पेशल अपने बच्चों को 20-30 हजार का मोबाइल लेकर दे रखा होगा? किसी पर नहीं है ना? अब आई मेन बात। अब मुझे एक बात बताओ, देखो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिए और उन अधिकारों के बलबूते पर आप आगे बढ़े, यानी कि संविधान के आधार पर आपको अधिकार है शिक्षित होने का, शिक्षित होकर आगे बढ़ने का, सरकारी सेवा में जाने का, लेकिन सरकार आपको डायरेक्ट नहीं रोक सकती है। ये मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये डायरेक्टली आपको नहीं रोक सकते हैं। इन्होंने दिमाग लगाया कि इनडायरेक्टली वे में इनको रोका कैसे जाए, यानी कि सामना भी ना हो और इनकी जड़ भी काट दी जाए। तो उनका आपसे सामना भी नहीं हुआ और आप लोगों की जड़ भी काट दी गई। पूरे देश के अंदर लगातार 2 साल से कोरोना का हवाला देते हुए पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है, पूरे देश के प्राइमरी स्कूल बंद हैं, पूरे देश के स्कूल बंद पड़े हैं, शिक्षा पूरी तरह से ठप कर दी गई है। अब मुझे बताएं कितनों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं? कितनों के भी नहीं। जिन प्राइमरी स्कूलों से पढ़कर, मैं भी वहीं से पढ़कर आया, मैं 2014 का बेसिक इंजीनियर यहाँ पर खड़ा हूँ। जिन प्राइमरी स्कूलों से हम पढ़कर आए, मेरे परिवार में 4-4, 5-5 सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति हैं। जिन प्राइमरी स्कूलों से हम पढ़कर आए, हम नौकरी में गए, उन्होंने दिमाग लगाया कि आखिर ये शिक्षा ग्रहण कहाँ से कर रहे हैं, ये पढ़ कहाँ से रहे हैं और बढ़ कहाँ से रहे हैं। इसलिए तुम्हें रोकने के लिए कहीं ना कहीं तुम्हारे शिक्षा के स्तर को डाउन कर दिया गया है। अब मुझे एक बात बताएं, 2 साल से कितनों के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं? आपके बच्चे 2 साल से स्कूल में नहीं जा रहे हैं। आपके बच्चे 2 साल से गलियों में बेकार घूम रहे हैं और उनके बच्चे घरों में बैठकर ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। तो यहाँ फर्क है अमीरी में और गरीबी में। यहाँ इस देश के अंदर अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। सरकार ने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया है कि जो शिक्षा एक अमीर का बच्चा ले सकता है, वो शिक्षा, उस शिक्षा का प्रावधान एक गरीब के बच्चे के लिए होना चाहिए। क्या कभी सरकार ने सोचा है? क्या कभी उन लोगों ने इस बारे में बात की है जो लोग हमारी रहनुमाई करने के लिए आते हैं, जो पार्टियां हमें अपनी पार्टियां बताते हैं कि ये आपकी अपनी पार्टी है, इस पार्टी को आपको वोट करना चाहिए? अरे हम कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समाज की लड़ाई को लड़ेगा, जो व्यक्ति इस समाज को आगे बढ़ाएगा, जो व्यक्ति इस समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ सीना तान कर खड़ा होगा, उस व्यक्ति के साथ हम भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। और आज के दौर में ना तो कोई ऐसा नेता खड़ा है, ना कोई पार्टी का व्यक्ति ऐसा खड़ा है। आज के दौर में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथी भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद खड़े हैं, और जिन्होंने मात्र 8 से 9 महीने पहले एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जिसका नाम आजाद समाज पार्टी है। उसका गठन करने का भी मेन कारण यही है कि जो राजनीतिक पार्टी हमारी रहनुमाई करती है, उन्होंने धरातल पर आकर कभी हमारी लड़ाई नहीं लड़ी। जब हमारी माताओं बहनों पर कहीं अत्याचार हुआ, उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। पिछले 2 साल से देश के अंदर लॉकडाउन है, लेकिन एक भी नेता नहीं बोला है
जबकि हमारे बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा से पिछाड़ दिया गया, हमारी शिक्षा को पूरी तरह से डाउन कर दिया गया है। जो समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा वो समाज तरक्की कैसे करेगा, ये बताओ। क्या 300, 400, 500 रुपए की मजदूरी करके व्यक्ति तरक्की कर सकता है? क्या कोई बड़ा बिजनेसमैन आदमी जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा ना हो, जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा ना हो, जिसपे कुछ भी ना आता हो, जो एक दर्जा भी स्कूल ना गया हो, क्या वो बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है? उसके लिए भी आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है आज के दौर में। लेकिन आपको तो पूरी तरह से शिक्षा से पिछाड़ दिया गया। पहले छात्रवृत्ति के नाम पर आपके बच्चों के एडमिशन कैंसिल करवा दिए। जो बच्चे सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे, फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप नहीं आई, उन्हें कहा तुम अपने डॉक्यूमेंट लो और घर जाओ, तुम्हारी छात्रवृत्ति नहीं आई। पहले छात्रवृत्ति के नाम पर तुम्हें पिछाड़ दिया गया, अब लॉकडाउन के नाम पर पिछाड़ दिया गया। हमारी पार्टी के द्वारा एक सवाल पूछा गया सरकार से, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा एक सवाल पूछा गया कि जब देश के अंदर लॉकडाउन है, जब देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी है, तो देश के अंदर भाजपा के मंत्री हजारों की संख्या में जब रैलियां कर सकते हैं, तो स्कूल क्यों नहीं खोल सकते? भाजपा के मंत्री या भाजपा का कोई मुख्यमंत्री या यहाँ पर वर्तमान में जो सरकार में प्रधानमंत्री हैं, जो एक सम्मानित पद पर बैठे हैं, कहीं पर मीटिंग का संबोधन करते हैं या बड़ी रैली का आयोजन होता है उसका संबोधन करते हैं, तो कभी अपने संबोधन में ये नहीं कहा कि मेरी रैली में इतने लोग आकर इकट्ठा हुए हैं, मेरी रैली में आकर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। जब यहाँ पर किसी प्रकार का कोरोना का खतरा नहीं है, तो स्कूल में कोरोना का खतरा कैसे होगा भाई? जब रैलियों में कोरोना का खतरा नहीं है, तो स्कूल में कोरोना का खतरा कैसे होगा? तो ये कोरोना का खतरा सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने के लिए, सिर्फ आप लोगों को आप किसी प्रकार से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो जाए, आपके बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक न हो जाए, आपके बच्चों को कहीं न कहीं शिक्षा से पिछाड़ने के लिए सिर्फ ये कोरोना का हवाला तुम्हें दिया गया। बताइए ये सच्चाई है या झूठाई है? सच्चाई है ना? ये सच है तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को जानना पड़ेगा। जो लोग आपकी लड़ाई को जमीन पर लड़ते हैं, जो लोग खून पसीना एक करके आपके लिए संघर्ष करते हैं, क्या उनके साथ हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। मैं जमीन मानूंगा जब आप लोग हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करके बताएं कि भाई एडवोकेट